तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने ना कोई तलवार उठाई ना कोई बंदूक, फिर भी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। जी हां, आज हम समझेंगे महात्मा गांधी और उनकी अहिंसक क्रांति की कहानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर एक आम सा वकील जिसका नाम मोहनदास था, वो कैसे महात्मा बन गया, कैसे वो पूरे देश का राष्ट्रपिता कहलाया। चलिए, इसी सफर को आज हम साथ में तय करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869 से। इसी दिन मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। और कहते हैं ना कि नींव बचपन में ही रखी जाती है। बिल्कुल वैसे ही उनके माता पिता ने उनके अंदर सच और दया के वो बीज बोए जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाले थे। शुरुआती जिंदगी को देखें तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लगता है। पोरबंदर में पैदा हुए, 13 साल की छोटी सी उम्र में कस्तूरबा गांधी से उनकी शादी हो गई। फिर वो पढ़ाई करने लंदन चले गए, बैरिस्टर यानी वकील बने। भारत वापस आकर वकालत भी शुरू कर दी। मतलब एक टिपिकल करियर पाथ। लेकिन किस्मत ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। और वो बड़ा मोड़, वो टर्निंग पॉइंट आया साउथ अफ्रीका में। यही वो जगह है, यही वो दौर है जहां एक आम से वकील मोहनदास के महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ। और यहीं पर उन्हें अपना वो हथियार मिला जो तोप और तलवार से भी ज्यादा ताकतवर था। हुआ ये कि 1893 से 1915 के बीच जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने वो देखा जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रंग के आधार पर भेदभाव, भारतीयों के साथ जबरदस्त अन्याय। सोचिए, एक पढ़े लिखे बैरिस्टर को सिर्फ इसलिए चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो ब्राउन थे। होटलों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। यह सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, इस अपमान ने उनके अंदर एक आग लगा दी। एक ऐसी आग जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस जुल्म से लड़ा कैसे जाए। और इसी सवाल का जवाब बनकर सामने आया सत्याग्रह। ये शब्द उन्होंने ही बनाया था। इसका सीधा सा मतलब था सत्य के लिए आग्रह। मतलब हम सच के साथ खड़े हैं और उसके लिए लड़ेंगे। पर यह कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये पत्थर या लाठी से नहीं, बल्कि शांति और अपनी नैतिकता की ताकत से लड़ी जाने वाली लड़ाई थी। इसका मकसद दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसका दिल जीतना था, उसकी आत्मा को जगाना था। तो साउथ अफ्रीका में अपने इस नए हथियार सत्याग्रह को आजमाने के बाद गांधी जी भारत वापस आए। और अब बारी थी असली जंग की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर अपने हाथों में ली। और फिर उनके नेतृत्व में एक के बाद एक 3 ऐसे जबरदस्त आंदोलन हुए जिन्होंने वाकई ब्रिटिश राज की चूल्हे हिला दी। तो ये थे वो 3 बड़े पड़ाव। सबसे पहले 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 10 साल बाद 1930 में दुनिया भर में मशहूर हुआ नमक सत्याग्रह, जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं, और आखिर में 1942 का वो फाइनल पुश, भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये जो 1920 का असहयोग आंदोलन था ना, इसका फंडा बड़ा सिंपल था। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों के साथ सहयोग ही मत करो। मतलब उनके बनाए स्कूल कॉलेज, उनकी अदालतें सब छोड़ दो। उनके यहां से आए विदेशी कपड़े जला दो और इसकी जगह क्या करें? स्वदेशी अपनाओ। अपने देश में बनी चीजें, खासकर खादी इस्तेमाल करो। ये एक तीर से 2 निशाने थे। एक तो राजनीतिक विरोध और दूसरा अंग्रेजों की आर्थिक कमर तोड़ना, क्योंकि उनका पूरा साम्राज्य तो हमारे ही पैसे पर चल रहा था। इसके बाद आया 1930 का वो पल जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, दांडी मार्च। आंकड़ा देखिए, 385 किलोमीटर। सोचकर देखिए, 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा, सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए। यह अंग्रेजों के बनाए नमक कानून पर सीधी चोट थी। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। इस एक कदम ने सोए हुए पूरे देश को जगा दिया, एक साथ खड़ा कर दिया, और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर आकर टिक गई। और फिर साल आया 1942। अब तक सब्र का बांध टूट चुका था। यह आज़ादी की लड़ाई का आखिरी दौर था। और तब हमेशा शांति की बात करने वाले गांधी जी ने एक नारा दिया जिसने पूरे देश में बिजली दौड़ा दी, करो या मरो। संदेश बिल्कुल साफ था, अब या तो आज़ादी लेकर रहेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन गांधी जी को सिर्फ एक आंदोलनकारी या राजनीतिक नेता समझना अधूरी बात होगी। वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक दार्शनिक थे। उनके हर एक एक्शन, हर एक फैसले के पीछे कुछ गहरे सिद्धांत थे। ये सिद्धांत ही उनकी असली ताकत थे। तो चलिए उनके 5 सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी, अहिंसा। मतलब सिर्फ मारपीट न करना नहीं, बल्कि मन में भी किसी के लिए बुरा न सोचना। दूसरा, सत्य। हमेशा सच के रास्ते पर चलना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
तीसरा, सत्याग्रह, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, सच के लिए शांति से लड़ना। चौथा है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा मत करो, सादगी से जियो। और पांचवां, स्वदेशी, यानी अपने देश पर, अपने लोगों पर भरोसा करो और आत्मनिर्भर बनो। गांधी जी के लिए अहिंसा कायरों का हथियार नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो इसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। उनका ये कहना था कि अहिंसा मानवता का सर्वोच्च धर्म है, मतलब इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म ही किसी को तकलीफ ना पहुंचाना है, और इसी ताकत से दुनिया की कोई भी जंग जीती जा सकती है। और बात करें सत्य की, तो उनके लिए ये सिर्फ सच बोलना नहीं था, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने कहा, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सोचिए, उन्होंने सच को भगवान का दर्जा दे दिया। उनका मानना था कि अगर कोई पूरी ईमानदारी से सच के रास्ते पर चलें तो वो भगवान तक पहुंचने का ही रास्ता है। तो गांधी जी ने भारत को आज़ादी तो दिलाई, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका असर, उनकी विरासत, वो भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक गई, और आज भी पूरी दुनिया में लोग उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 1948, जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कहते हैं, उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द थे, हे राम। उस दिन एक शरीर खत्म हुआ, लेकिन गांधी के विचार वो कभी खत्म नहीं हो सकते। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की दुनिया को अगर देखें, जहां चारों तरफ हिंसा है, झूठ है, नफरत है, ऐसी दुनिया में गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार कितने मायने रखते हैं? क्या आज भी वो हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।